अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीसी सर्किट्स के सेकंड लेक्चर लेक्चर में मौजूद हैं। और आज हमारे लेक्चर का जो पहला टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। कि रेजिस्टिविटी किस तरह टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। इसके लिए सबसे पहली बात जो हमें जहन में रखनी है वो याद रखिए स्टूडेंट्स के रेजिस्टिविटी किसी भी फिजिकल पैरामीटर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी कंडक्टर की लेंथ, रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होती। लेंथ कम हो ज़्यादा हो, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। दूसरी चीज़, दूसरा फिजिकल पैरामीटर है कि किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो ज़्यादा हो, थिकनेस कम हो ज़्यादा हो, ये भी रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं करता। तो लेंथ ज़्यादा हो कम हो, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया ज़्यादा हो कम हो, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी फिजिकल पैरामीटर पर रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट नहीं होती। तो फिर किन चीज़ों पे रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट होती है? ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन? रेजिस्टिविटी जनाब डिपेंड करती है सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। जितना ज़्यादा यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उतने ज़्यादा उनके दरमियान कोलिजन्स होंगे, टकराव होंगे। और जितने ज़्यादा टकराव होंगे उतना ज़्यादा आपको क्या नज़र आएगा? रेजिस्टिविटी नज़र आएगी। रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली हर्डल को शो कर रहा है। तो जितना ज़्यादा पर यूनिट आपको किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो रेजिस्टिविटी कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी बात की मिसाल ले लें कि ये कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ये फर्ज करें इसका यूनिट वॉल्यूम है। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज़ाहिर है कोलिजन ज़्यादा होंगे, टकराएंगे ज़्यादा। जब टकराएंगे ज़्यादा तो नतीजे में आपके पास रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन तादाद में कम होंगे तो इनके कोलिजन्स कम होंगे, कोलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इसके बाद जो बात आती है वो ये कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है जनाब कंडक्टर के टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा, टेम्परेचर कम होता है रेजिस्टिविटी इतनी कम। वो भी वजह यही है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का हम टेम्परेचर किसी वजह से बढ़ा देते हैं, किसी तरीके से बढ़ा देते हैं, तो नतीजे में ये होगा कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन उस टेम्परेचर की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे एब्सॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम कर दें तो उसका बिल्कुल उलट इफेक्ट हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि कोलिजन्स कम हो जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर रेजिस्टिविटी इसलिए ही बढ़ती है कि कोलिजन्स कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और कम इसलिए होती है कि कोलिजन्स कम हो रहे हैं। और टेम्परेचर की वजह से ऐसा ही होता है। ये जो टकराव होता है टेम्परेचर की वजह से इसे हम कहते हैं थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एजिटेशन से बड़ा मज़ाहमत है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट के मिलने से मज़ाहमत करना शुरू करते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी में क्या हो गया है?
इजाफा हो गया है। सो ये एक रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर है। फिर सेम रिलेशन आपको मिलेगा अगर आप रेजिस्टिविटी का रिलेशन चेक करें टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को देखें। तो आप देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी टेम्परेचर वही रेजिस्टेंस की है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। आर नॉट से मुराद है यहाँ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आर नॉट मीन्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जितना ज्यादा आपके पास इनिशियल रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज भी उतना ज्यादा आएगा। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की पहले से अगर कम है तो उसमें इजाफा भी कम होगा। अगर किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पहले से ज्यादा है तो उसमें इजाफा भी ज्यादा होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा तो चेंज इन रेजिस्टेंस ज्यादा, इनिशियल रेजिस्टेंस कम तो चेंज इन रेजिस्टेंस कम। दूसरी चीज, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। वजह वही है, थर्मल एजिटेशन। जब कंपेयर करते हैं आप दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को तो ये कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन होने पे आपके पास डेल्टा आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ, आर नॉट के साथ भी, और डेल्टा टी के साथ भी। जो अलग अलग प्रोपोर्शनलिटीज थी वो हमने कंबाइन कर दी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटने पर इक्वल टू और कांस्टेंट के तौर पर अल्फा आएगा। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम आगे डिफाइन भी करेंगे। वैसे अगर आप यहीं से देखना चाहें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वो चेंज इन रेजिस्टेंस है अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस में कितना इजाफा होगा वो कौन बताएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहीं से हमने इसके फॉर्मूले को ड्राइव किया है। अच्छा, ये आर टी किस तरह, आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी हो गया। आप इसको इस तरह समझ लें कि आर डेल्टा आर जो है वो R2 - R1 है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। अगर ये फाइनल रेजिस्टेंस आर टी हो और इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट हो तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा RT - R0 = अल्फा R0 डेल्टा टी। ये स्टेप आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो एक्सेप्टेबल है। मैं यहाँ इसको रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह RT = R0 प्लस अल्फा R0 डेल्टा टी हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस था R0, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। इसको हमने बुनियादी तौर पे यहाँ शिफ्ट किया है। तो आर टी जो है वो क्या हो जाएगा, R0 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 + अल्फा डेल्टा टी बचेगा। यही वो फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखा है। और ये सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं रेजिस्टिविटी पर। रो टी यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू रो नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रेजिस्टिविटी इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है जो हमने अप्लाई किया था। ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। तो ये सारी हमारे पास वैल्यूज आ गई।
और इन तमाम वैल्यूज के बाद अब जो हमारे पास बात है वो नेक्स्ट है हमारा, ये हम मिटा दें जरा तो आगे बढ़ते हैं। हम्म कंडक्टिविटी और रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इट, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी को उलट दें तो कंडक्टिविटी आ जाती है। रेजिस्टिविटी ये बताती है कि पर यूनिट लेंथ आपके पास, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कितनी है, उसकी बैड बैडनेस ऑफ कंडक्टर कितनी है। जबकि ये उसका उलट है, ये कंडक्टर की गुडनेस आपको बताएगा पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया। तो इसको हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, यानी 1/ρ सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी के बराबर है। रेसिप्रोकल का मतलब उलट जाना होता है, तो ये उलट दें आप रेजिस्टिविटी को, तो आपके पास कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब इसको किस तरह रेजिस्टेंस से रिलेट करेंगे हम? रेजिस्टेंस जो है वो ρL/A होता है रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के मुताबिक। तो सिग्मा यानी कंडक्टिविटी इज 1/ρ, तो ρ = 1/सिग्मा हो जाएगा। हमने जो है वो ऊपर शिफ्ट कर दिया है और सिग्मा नीचे शिफ्ट हो गया, तो की जगह हम ये प्लेस कर सकते हैं। इट बिकम्स R = 1/ρ इंटू L/A। मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, R = L/ρ A। यानी ये जो फॉर्मूला है आपके पास, दिस इज रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी रिलेशन, वेयर एज दिस फॉर्मूला इज रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी रिलेशन। तो ये जनाब इसके कंडक्टिविटी की बात हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है जनाब? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द चार्ज इन अ सर्किट अप्लाइड बाय अ बैटरी और अ वोल्टेज सोर्स। इसको आसान अल्फाज में अगर हम समझना चाहें कि बैटरी के जो टोटल वोल्टेज होते हैं, बैटरी जो वोल्टेज अप्लाई करती है किसी सर्किट पर, वो वोल्टेज क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाते हैं। वोल्टेज आएंगे तो इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ही है, कोई डिफरेंस डिफरेंट चीज नहीं है। तो बैटरी के टोटल वोल्टेज आएंगे, इट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी और अ वोल्टेज सोर्स। जो बैटरी के पास टोटल वोल्टेज है वो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये एक असल में मिस टर्म है। पहले शुरू में इसको कह दिया गया कि जी इलेक्ट्रिसिटी का जो ओरिजिन है वो फोर्स है, जिसकी वजह से नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली फोर्स नहीं है, एनर्जी है ये, टर्मिनल वोल्टेज। The voltage set across the terminal of a battery is called terminal voltage और terminal potential। बैटरी के जो टर्मिनल्स पर वोल्टेज आता है वो टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। और इसकी वैल्यू होती है VT। VT स्टैंड्स फॉर टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू IR। बिल्कुल ओम्स लॉ हमने इस पर अप्लाई कर दिया। ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट रहेगी क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। बैटरी जब भी आप कहीं किसी सर्किट में लगाते हैं तो बैटरी का इंटरनल भी एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। उस रेजिस्टेंस हमको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि बैटरी के अंदर ये हमने शो किया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस मौजूद है। ये रेजिस्टेंस हर बैटरी के अंदर मौजूद होती है। इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। अब ये इस तरह बनी हुई नजर नहीं आएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको ये रेजिस्टेंस नजर आए, लेकिन किसी भी करंट के पाथ के दरमियान हमेशा रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो बैटरी से भी जो करंट फ्लो करता है
वो एक रेजिस्टेंस को फील करता है, वो रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इसकी यूनिट ओम्स है, रेजिस्टेंस है क्योंकि ये इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। इस इंटरनल रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज क्या कहलाएगा? भाई है तो ये रेजिस्टेंस ना, तो इससे गुजारने के लिए एनर्जी दरकार है। वो एनर्जी या वो वोल्टेज जो इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करें, उसमें से करंट गुजारें, वो इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप कहलाते हैं। द वोल्टेज सेट अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। यानी इंटरनली जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बैटरी का, ये उसके बराबर होता है। ओम्स इसकी भी यूनिट है। इंटर पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, लेकिन इस दफा स्मॉल आर है। स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर का मतलब होता है आपके पास एक लोड रेजिस्टेंस है जो आपने सर्किट के साथ कनेक्ट की हुई है, बैटरी के साथ कनेक्ट की हुई है। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, किसी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। तो जनाब, हमने कहा बैटरी की ईएमएफ ई है। हमने कहा बैटरी की जो ईएमएफ है वो दो चीजों के सम के बराबर होता है। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस, सम ऑफ इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप, ये एक्चुअली इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप है ये। और टर्मिनल पोटेंशियल, इन दोनों के सम के बराबर होता है। करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई, where the internal resistance is R। E equals to IR, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप, VT टर्मिनल वोल्टेज। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये किसके बराबर आता है? E यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होती है, टर्मिनल पोटेंशियल कम होता है। सो VT इक्वल्स टू IR। टर्मिनल पोटेंशियल IR के बराबर होता है, वैल्यू रख दें तो हमने VT की जगह, टर्मिनल पोटेंशियल की जगह IR रख दिया। आई कॉमन आ रहा है, आई मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। आर कैपिटल यहाँ प्लस है, दूसरे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो ये जनाब आज का लेक्चर हमारे पास, ये मज़ीद कंटिन्यू होगा नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, इस यूनिट को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।